नमस्- नमस्कार भाई। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। 2 दिन से तो मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे। ये 20 तारीख का है। ठीक है। 2 दिन का जो अभी मिस हुआ है ना, आगे 21 और 22 का, ये भी मैं कवर कर लूँगा। ठीक है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पेज। आज का पेज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का जो फ्यूचर रोल होगा ना वर्ल्ड में, उसके रिलेटेड है। या फिर जो इंडिया का रोल अभी चल रहा है वर्ल्ड वाइड वेब में, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में जो इंडिया का रोल चल रहा है उसके रिलेटेड है। ठीक है। ये आर्टिकल लिखा है शशि थरूर जी ने। ठीक है, जो कांग्रेस के लीडर है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं। ठीक है, ए रोल ऑफ इंडिया इन ए वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया का क्या रोल है वर्ल्ड में। A recent statement by External Minister S. Jaishankar that India can play a stabilizing and bridging role at a time when the world no longer offers a optimistic picture is intriguing। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग भी लिखते जाना। ठीक है, जो मेन मेन वर्ड मीनिंग होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग, मतलब जो अच्छे दिखने वाले, उसको बोलते हैं इंट्रीग्यूइंग। ये आप लिख दीजिए। तो जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट दी है जयशंकर जी ने, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया स्टेबलाइजिंग और एक ब्रिजिंग का रोल प्ले कर सकता है। स्टेबलाइजिंग मतलब पता है ना आपको, जो स्टेबल करना, स्थिर करना किसी चीज़ को, और ब्रिजिंग मतलब जोड़ना। एट ए टाइम वैन दी वर्ल्ड नो लॉन्गर ऑफर से ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर। ऑप्टिमिस्टिक हो गया आशावादी, जब मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी आशा की किरण नहीं दिख रही है, तो मतलब भारत एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, एक ब्रिजिंग का रोल प्ले कर सकता है। इस इंट्रीग्यूइंग मतलब वो फैसिनेटिंग स्टेटमेंट थी। ठीक है। ही स्टेटेड दैट इंडिया कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डी रिस्किंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है डी रिस्किंग मतलब रिस्क को दूर करना ग्लोबल इकोनॉमी का। ठीक है। एंड इन पॉलिटिकल टर्म्स इन सम वे हेल्प डिपोलराइज दी वर्ल्ड। तो इसको हम अगर पॉलिटिकल टर्म्स में बोलेंगे तो वो हेल्प कर सकता है डिपोलराइज करने में वर्ल्ड को। पोलराइज का मतलब आप लिख दीजिए। पोलराइज का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, मतलब डिवाइड करना लोगों को या देशों को। डिपोलराइज का मतलब होता है उसको यूनाइट करना, उसका उल्टा। तो इंडिया ये भी रोल प्ले कर सकता है डिपोलराइज करने का, वर्ल्ड को जोड़ने का। ठीक है। ही सेड आई थिंक दोस आर रियली एक्सपेक्टेशंस दैट ए लॉट ऑफ अदर कंट्रीज स्पेशली कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ हैव ऑफ अस। तो वो बोलते हैं कि ये एक रियली एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब सच्ची एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो बाकी कंट्रीज़ है ना, स्पेशली कंट्रीज ऑफ द, जो कि साउथ की काफ़ी कंट्रीज़ है, मतलब हैव ऑफ अस, मतलब उन उन देशों पे हमारा इन्फ्लुएंस है। ठीक है। ऑब्वियसली वी विल ट्राई एंड डू व्हाट वी कैन एंड वी रिमेन इन टच विद ऑल दी बॉटम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऑब्वियसली हम लोग भी ट्राई करेंगे कि हम लोग बॉटम कंट्रीज़ के टच में रहें। ठीक है। ही एडिड कंट्रीज वांटेड टू टॉक टू अस बिकॉज देयर इज ए बिलीफ दैट वी आर इन टच विद की प्लेयर्स एंड वी कैन इन्फ्लुएंस दैम। तो आगे वो बोलते हैं कि कंट्री हमारे साथ बातचीत करना चाहती हैं क्योंकि उनका बिलीफ है कि इंडिया जो बाकी बड़े बड़े देश हैं ना उनके टच में है और वो इन्फ्लुएंस कर सकती है उनको। ठीक है। वी कैन शेप द थिंकिंग, वी आर कैन कंट्रीब्यूट, वी आर प्रिपेयर्ड समटाइम्स टू से थिंग्स विच मैनी अदर cannot see or have reached out to countries and leaders in a way may not be possible for everybody to do so। आगे वो बोलते हैं कि मतलब कंट्रीज हमारे साथ बात करना चाहती हैं क्योंकि हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, और हम लोग उन कंट्रीज़ के लीडर के साथ भी ऐसी ऐसी बात कर सकते हैं जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है करना। ठीक है, मतलब एज ए लीडर मतलब हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मिस्टर जयशंकर सीज एन एम्बिशियस फॉर्मुलेशन एक्सप्रेस बाइसली इन कॉशियस टर्म्स। तो मिस्टर जो जयशंकर है ना तो वो एक एम्बिशियस फॉर्मुलेशन वाइसली, मतलब उन्होंने एक्सप्रेस किए अपने वर्ड एक मतलब सतर्क सतर्क विचारों की तरह, मतलब एक वार्निंग जैसे। ठीक है। इन 2012 when I wrote my book Pax India, India and the World in the 21st Century, many immediately misconstrued misconstrued the title phrase to mean a world domination
एज ए फैमिलियर पैक्स रोमाना और पैक्स ब्रिटेनिका। तो फिर आगे वो बोलते हैं कि जब मैंने 2012 में एक बुक्स लिखी थी, पैक्स इंडिया, इंडिया इन द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी, तो बहुत लोगों ने उसको मिसकॉन्स्टिट्यूट मतलब गलत बता दिया था, गलत तरीके से मतलब उसको दिखाया था आगे। उसको ऐसे बताया था कि इंडिया डोमिनेट करेगी, वर्ल्ड पे डोमिनेशन करना चाहती है, जो कि पैक्स रोमाना और पैक्स ब्रिटेनिका की बुक जैसा था। What I meant, however, was the critical role I believe India has to play in what has become a cooperative network system in our multipolar world। लेकिन मेरा मतलब ये था कि इंडिया क्रिटिकल रोल प्ले करेगी इन इन वट इन किस में, एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड बनाने में, जो कि एक मतलब कोऑपरेटिव नेटवर्क मतलब एक मिला जुला मतलब यूनिटी बनाने में देशों के बीच, एक ऐसा सिस्टम बनाने में इन अवर मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो कि हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड है अभी, मतलब बटा हुआ है अलग अलग चीज़ों में, थोड़ी यूनिटी कम है, तो उसमें कोऑपरेशन लाने के लिए इंडिया काम करेगी, ये उनका मानना था। द आइडिया ऑफ पैक्स इंडिका टू मी इज़ नॉट अबाउट द इंडिया एज ए फ्यूचर लीडर। अच्छा, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सॉरी, बीच में थोड़ा सा वीडियो में पॉज आ गया था, ठीक है। तो हम लोग इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। तो आगे वो बोलते हैं कि द आइडिया ऑफ पैक्स इंडिका व्यू इज़ नॉट अबाउट इंडिया एज ए फ्यूचर वर्ल्ड लीडर और इवन एज द सुपर पावर। तो आगे बोलते हैं कि जो मैंने पैक्स इंडिका बुक लिखी थी ना, तो उसमें मेरा इंडिया का मतलब ये मानना नहीं था कि इंडिया एज ए वर्ल्ड लीडर काम करेगा या एज ए सुपर पावर काम करेगा। स्टेटस असॉर्टेड commentators claimed that it was heading irresistibly towards, मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब जो ज्ञानी है, मतलब जो भी अपना थोड़ा बहुत बताते हैं कि इंडिया फ्यूचर में कैसा काम करेगा, जिनका एक स्टेटस है, तो वो बोलते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि इंडिया मतलब इरेसिस्टिबली, मतलब इंडिया मतलब आगे बढ़ रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है एज ए वर्ल्ड लीडर और सुपर पावर की तरफ। इंस्टेड पैक्स इंडिका इन माई कंसेप्शन वॉज अबाउट इंडियाज रोल इन शेपिंग दी एमर्जिंग ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। आगे वो बोलते हैं कि मेरे मतलब हिसाब से इंडिया, मतलब मेरे कंसेप्शन के हिसाब से इंडिया का, पैक्स इंडिया का मीनिंग था जो इंडिया रोल प्ले करेगी इमर्जिंग ग्लोबल नेटवर्क में, विच वो डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशंस डिफाइन करेगा और बोल्ड पॉलिटिक्स डिफाइन करेगा 21st सेंचुरी में। आई बिलीव दैट द एरा ऑफ एन एनी कंट्री क्लेमिंग और सीकिंग टू बी ए वर्ल्ड लीडर इज़ डेफिनेटली एवर। तो आगे वो बोलते हैं कि मतलब मेरा ये मानना है कि जो एरा था ना कि कोई एज ए वर्ल्ड लीडर काम करेगा, वो अभी अवर हो चुका है। आई होप बीजिंग इज लिसनिंग। तो वो चाइना को प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि आई होप कि जो बीजिंग है वो इस चीज़ को लिसन कर रहे होंगे, क्योंकि वो एज ए वर्ल्ड लीडर अपने आप को प्रेजेंट करती है, जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया। तो शशि थरूर उसको यही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि एन आर्चियक नोशन, ठीक है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में यार गड़बड़ हो जाए ना, तो उस पर इतना ध्यान मत देना, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब है और मैं ठीक है भी बहुत बोल रहा हूँ आज, ओके। अभी आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। एन आर्चिक नोशन। अच्छा, आर्चिक का मीनिंग लिख दीजिए, जो प्राचीन मतलब हिस्टोरिकल, नोशन मतलब धारणा, तो इसको हम बोल सकते हैं एन हिस्टोरिकल नोशन मतलब धारणा। अच्छा, धारणा हो गया मतलब जो विचार या उसका क्या इम्पैक्ट है मतलब इंडिया का। अच्छा, एन आर्चियक नोशन, ठीक है। इन एनी केस द वेरी आइडिया ऑफ द वर्ल्ड लीडरशिप इज क्यूरियसली आर्चियक नोशन, ठीक है। तो मतलब किसी भी केस में जो वर्ल्ड लीडरशिप का आइडिया है ना, वो मतलब एक हिस्टोरिकल मतलब नोशन है, मतलब एक पुरानी विचारधारा है, ठीक है। द वेरी फ्रेज इज रेडोलेट। रेडोलेट का मीनिंग लिख दीजिए, द मेकिंग समबॉडी थिंक ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन मैंशनड, मतलब किसी सब मेकिंग समबॉडी थिंक ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन मैंशनड, मतलब किसी आदमी को या किसी चीज़ को याद दिलाना, किसी चीज़ का जो कि मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो द वेरी फ्रेज इज रेडोलेट ऑफ कीपलिंग वैलेट्स एंड जेम्स बॉन्डियन एडवेंचर, मतलब ये हमें फ्रेज है ना, जो ये किस चीज़ का याद दिलाता है, वर्ल्ड लीडरशिप, ये हमें याद दिलाता है जो पुराने जो मतलब मेंशन किए गए हैं ना,
जो एडवेंचर्स हैं किपलिंग, वेलेट्स एंड जेम्स बॉन्डियन के। तो आपको ये समझ आ रहा होगा ये रेडोलेंट वर्ड किस लिए यूज़ किया गया, मतलब पुरानी चीज़ की ये फ्रेज़ हमें याद दिलाता है, ठीक है, जो वर्ल्ड लीडरशिप है। उसके बाद व्हाट मेक्स ए कंट्री ए वर्ल्ड लीडर, तो मतलब क्या चीज़ें जो कंट्री को वर्ल्ड लीडर बनाती है। इज़ इट्स पॉपुलेशन, क्या उसकी पॉपुलेशन। इन केस विच इंडिया इज़ ऑन द टॉप टॉप ऑफ द चार्ट, ठीक है। ओवरटेकिंग चाइना एज द वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री नेक्स्ट ईयर, तो इस मामले में तो इंडिया नंबर 1 पे है, मतलब चाइना को ओवरटेक कर देगा नेक्स्ट ईयर में। इज़ इट मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्या आप मिलिट्री की स्ट्रेंथ करवाती है क्या, मतलब किसी कंट्री को वर्ल्ड लीडर बनाती है, ठीक है। या फिर न्यूक्लियर कैपेसिटी, क्योंकि आर्मी की स्ट्रेंथ पे भी इंडिया 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। और न्यूक्लियर स्टेटस भी इंडिया को 1998 जो पोखरान में हुआ था उसके बाद टेस्टिंग में के बाद मिल गया था। और फिर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भी हुई थी उसके बाद सम ईयर्स लेटर्स, ठीक है। या फिर डेवलपमेंट है जो कि वर्ल्ड लीडर का स्टेटस दिलाती है। देयर इंडिया हैज़ बीन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्राइड्स इन, जो कि मतलब रिसेंट ईयर में इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूव किया है जिस मामले में, इकोनॉमिक के मामले में। इट इज़ ऑलरेडी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब जितनी करेंसी की आपकी परचेज करने की पावर है ना उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर, जिस मामले में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड कंटिन्यूज टू क्लाइम, और आगे बढ़ रही है। तो टू मैनी ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू लिव डेस्टिट्यूट एमिडिस्ट डिसपेयर एंड डिसरिपेयर, ठीक है। हालांकि बहुत सारे जो पीपल है ना इंडिया में वो अभी भी बेसहारा है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, और एमिडिस्ट का मतलब होता है साथ में डिस्पेयर मतलब निराशा है उनके मन में और उनकी दुर्दशा हो रखी है, ये मतलब है इस लाइन का। क्योंकि आपको पता ही है अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है, फेमाइन भी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इट कुड बी ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन चाहिए वर्ल्ड लीडर बनने के लिए। मतलब आपकी मिलिट्री पावर भी अच्छी होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, इकनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन चाहिए। allied to something altogether more difficult to define, soft power, मतलब किसी चीज़ को मतलब जोड़ना completely, ठीक है। तो किसी चीज़ के साथ या किसी चीज़ में जुड़े रहना, तो ये और भी मुश्किल कर देता है सॉफ्ट पावर को डिफाइन करने में। अभी सॉफ्ट पावर क्या होती है ना, सॉफ्ट पावर होती है मतलब अभी आपने अलाइड टू समथिंग ऑल टुगेदर, इस लाइन का मैं आपको एक बार मीनिंग समझा देता हूँ। मतलब इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद भी ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सॉफ्ट पावर को डिफाइन करना। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सॉफ्ट पावर वो होती है जो बातचीत में या फिर मतलब जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसका ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेड या बातचीत, ये सब चीज़ों से मतलब उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर, जिसकी मतलब वर्ल्ड में चलती हो अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो। और हार्ड पावर वो होती है जो जिससे मतलब मिलिट्री की पावर, जैसे मतलब किसी देश पे कब्जा करना या मतलब किसी के बॉर्डर पे हमला करना, उसको बोलते हैं हार्ड पावर। मतलब हार्ड पावर होती है मिलिट्री के रिलेटेड जो फोर्सफुली की जाती है। सॉफ्ट पावर होती है जो नेगोशिएशन बातचीत के साथ की जाती है। तो इन सबको मिला के भी सॉफ्ट पावर को डिफाइन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। एज यूसुफ ने हैज़ आर्ग्यूड in regard to the US, does not the power of attraction mean much more today than the force of arms or economic muscle in building influence in the world? तो एक यूसुफ नाई है, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था यूएस के मामले में कि क्या मतलब पावर ऑफ जो अट्रैक्शन है मतलब जो कि सॉफ्ट पावर होगी, मतलब वो मीन मच मोर मतलब आजकल उसको ज़्यादा माना जाता है देन द फोर्स ऑफ आर्म्स और इकोनॉमिक मसल वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस करने के लिए। बिल्डिंग का मतलब हो गया मतलब इन्फ्लुएंस लाने वाला या कुछ भी वर्ल्ड को शेप करने वाला। तो इसमें ये बताया हुआ है मतलब सॉफ्ट पावर को ज़्यादा अच्छा बताया गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया मतलब सॉफ्ट पावर, और आर्मी का पावर हो गया हार्ड पावर। उसके बाद मच ऑफ द कन्वेंशनल एनालिसिस ऑफ एनी कंट्रीज स्टेचर इन द वर्ल्ड रिलाइज ऑन द ऑल टू फैमिलियर इकोनॉमिक एंड हार्ड पावर एक्सेप्शंस। तो मतलब जो कन्वेंशनल मतलब जो पुराना एनालिसिस है ना किसी भी कंट्री का स्टैचर का, कि मतलब वो कहाँ पे खड़ी है। स्टैचर का मतलब हो गया किस मतलब डेवलपमेंट में किस स्तर पर है वो किस चीज़ पे रिलाई करता है, इकोनॉमिक और हार्ड पावर रिटेंशन पे, मतलब उसकी इकोनॉमिक पावर कितनी है और
हार्ड पावर कितनी है, लेकिन ये कन्वेंशनल मतलब पुराने एनालिसिस के हिसाब से। बट एज इंडिया डेमोस्ट्रेट डेली वी आर फेमली ए लैंड ऑफ पैराडॉक्सिस, ठीक है। एंड अमंग दोज पैराडॉक्सिस is that too so many speak about India as a great power of the 21st century. We are not able to feed, educate and employ all our people. तो मतलब पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है ना, किसी स्टेटमेंट को मतलब या कोई भविष्यवाणी करना या फिर किसी चीज़ को दावे से बोलना कि ये चीज़ होगी, लेकिन मतलब वो चीज़ अभी ट्रूली मतलब हुई नहीं है, वो रियलिटी में वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन हाँ उसको किसी चीज़ को व्यक्त करना, पैराडॉक्स का ये मतलब होता है, ठीक है। तो मतलब इंडिया को लैंड ऑफ पैराडॉक्स बोला गया है, मतलब उन पैराडॉक्स में एक ये पैराडॉक्स भी है कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंडिया 21st सेंचुरी में मतलब ग्रेट पावर बनेगी पूरे वर्ल्ड में। हालांकि अभी तक हम लोगों को रोटी भी फीड भी नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेट भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ और पॉपुलेशन नंबर दैट आई वुड अंडरस्कोर when I think of our nation's potential role in the world of 21st century। तो मतलब उनके हिसाब से ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ना मिलिट्री स्ट्रेंथ और ना पॉपुलेशन, मतलब वो पॉपुलेशन नंबर आई वुड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब देखना, ठीक है। व्हेन आई थिंक ऑफ नेशंस पोटेंशियल रोल, मतलब ना तो ये मिलिट्री स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ना पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जब भी आप मतलब देखोगे किसी नेचर के पोटेंशियल को 21st सेंचुरी में सर्व करने के लिए, रैदर इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज, मतलब आपके ग्लोबल एक्सचेंज में कितना ट्रांसफॉर्म चेंज हुआ है, एंड द वे कंट्रीज अडॉप्ट टू द न्यू इंटरनेशनल इंटरलिंक्ड लैंडस्केप दैट विल शेप देयर फ्यूचर। मतलब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना चेंज आया आपके ग्लोबल एक्सचेंज में और कंट्रीज़ ने किस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया है इंटरनेशनल इंटरलिंक्ड लैंडस्केप में, ठीक है। उसके बाद दैट विल शेप दियर, जो उनके फ्यूचर को शेप देगा और डायरेक्शन देगा। फॉर फ्रॉम इवॉल्विंग इनटू ए वर्ल्ड लीडर, इंडिया फॉर इंस्टेंस शुड बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ए वर्ल्ड दैट इज नो लॉन्गर डिफाइंड बाय पैरामीटर सच एज सुपर पावर और ग्रेट पावर एक्साइजिंग वर्ल्ड लीडरशिप। तो मतलब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ, मतलब अभी तक मतलब इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है जो कि वर्ल्ड पे काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट है वर्ल्ड में, लेकिन वो इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा इन पैरामीटर्स पे कि सुपर पावर है कोई या ग्रेट पावर है जो कि वर्ल्ड लीडरशिप दिखा रहा है। इनके बिना भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। 21st सेंचुरी में यही चीज़ इन्होंने बताई है। तो इस हेडिंग का अपना नाम था मतलब पुराने हिसाब से, हिस्टोरिकल तरीक़ों से, किस मतलब हिस्टोरिकल पहले क्या सोचते थे, वर्ल्ड लीडरशिप किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अभी के पैरामीटर अगर आप देखोगे, शशि थरूर ने बोला है, तो ये पॉपुलेशन वगैरह इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है कि किस तरह से आप लोग अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी एंड मच मोर टू इट, द ओल्ड बाउंड्रीज ऑफ द कोल्ड वॉर एरा आर नो लैंगर रेलिवेंट। जो मतलब कोल्ड वार एरा था ना, वो भी ख़त्म हो चुका है। कोल्ड वार समझते हो ना आप, जो कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हुआ था। मतलब आधे लोग इन लोग इन 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 जो वार्स थे ना, उनमें वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये बस जैसे यूएस, ये हुआ था यूएस और चाइना, रशिया के बीच, ठीक है। मतलब रशिया वर्ल्ड लीडर बनना चाहता था और यूएस भी वर्ल्ड लीडर बनना चाहता था। तो आधी कंट्रीज थी वो यूएस के साथ मिल गई और आधी कंट्री जो थी वो रशिया के साथ मिल गई, ठीक है। तो जो भी कंट्री रशिया के साथ मिलती थी यूएस उस पर अटैक करता था, और जो भी कंट्री रशिया के साथ मिलती थी, जो भी कंट्री यूएस के साथ मिलती थी उस पर रशिया अटैक करता था, और जो रशिया के साथ मिलती थी उस पर यूएस अटैक करता था, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक नहीं करते थे। ये कोल्ड वार था, ये आपको पता भी होगा अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के एस्पिरेंट है तो ये थ्योरीज अभी काम नहीं करती है, ठीक है। एट द सेम टाइम द डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इज लेस एंड लेस मीनिंगफुल इन टूडेज वर्ल्ड। और अभी आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पाओगे, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में। Foreign policy is no longer just foreign. When we think of foreign policy, we must also think of its domestic implication। मतलब अभी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको आप सिर्फ फॉरेन नहीं बोलोगे, उसको उसकी डोमेस्टिक क्या इम्प्लीकेशन है वो भी देखोगे। सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, अब हम लोग उसको हमारा इंटरनली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भी ज़्यादा जोर देते हैं। द अल्टीमेट पर्सन ऑफ एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज़ टू प्रमोट द सिक्योरिटी एंड वेलबींग ऑफ इट्स ओन सिटीजन। मतलब पर्पस क्या होता है अभी फॉरेन पॉलिसी का, अपने मतलब प्रमोट करना सिक्योरिटी को
अपने देश की सिक्योरिटी को और अपने वेल वीक सिटीजन्स को, ठीक है। वी वॉन्ट ए वर्ल्ड दैट कीप्स अस द कंडीशंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी दैट विल परमिट अस टू ग्रो। तो हम कैसा वर्ल्ड चाहते हैं जो हमें पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और जो हमें परमिट करे, मतलब परमिशन दे ग्रो होने के लिए, फ्लोरिश होने के लिए, सेफ फ्रॉम फॉरेन डेप्रिडेशंस। डेप्रिडेशंस होते हैं मतलब कोई फॉरेन अटैक से, ठीक है, जो हमें सेव करे बट ओपन टू एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, और जो हमें एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड इन विच वन डिफाइनिंग पैराडिम, पैराडिम होता है एक मिसाल देना या मतलब एक प्रकार की मतलब आइडिया। तो in which we are living in a world in which one defining paradigm for foreign policy is impossible। मतलब अभी हम इस ऐसी दुनिया में रह रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है फॉरेन पॉलिसी का कि इसी तरीके से बनाई जाएगी, या कोई मिसाल नहीं है। वी कैनॉट सिंपली बी नॉन अलाइंड बिटवीन टू सुपर पावर्स व्हेन वन ऑफ देम सिट्स ऑन आवर बॉर्डर्स एंड निबल्स एट आवर टेरिटरी। तो इसमें आगे ये बताते हैं कि हम लोग मतलब नॉन अलाइंड मतलब बिल्कुल दूर नहीं रह सकते किसी कंट्री के, बिटवीन दो कंट्री के बीच में, मतलब उनसे मतलब न्यूट्रल नहीं रह सकते। नॉन अलाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ किसी से मतलब समझौता तोड़ना या दूर रहना। तो हम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जबकि एक कंट्री हमारे बॉर्डर पे हो और हमें मतलब निबल का मतलब होता है मतलब हमारी टेरिटरी की तरफ देख रही हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इन दोनों के साथ न्यूट्रल रहेंगे। एक के पर तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, ठीक है। वट नॉर वी कैन अफोर्ड टू सेक्रीफाइस अवर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इन ए क्वेस्ट फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। लेकिन हम लोग अपनी जो स्ट्रेटजी है ना, हमारी जो स्ट्रेटरी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। तो उसको भी हम लोग सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते कि कोई कंट्री हमारे साथ मतलब हमारे बॉर्डर पे है तो हम दूसरी कंट्री को अपनी स्ट्रैटेजी बता देंगे, उस वो भी नहीं बता सकते हम लोग अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। वी नीड टू डिफाइन ए न्यू रोल फॉर आवर सेल्फ दैट डिपेंड्स अपॉन अवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वो वे द वर्ल्ड इज। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें अपना रोल खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपनी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस वर्ल्ड में। माई मेटाफर फॉर टूडे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इज दैट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो शशि थरूर है उन्होंने क्या बताया है आज के वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब मेटाफर को बताया है। इन दिस इंक्रीजिंगली नेटवर्क वर्ल्ड वी आर गोइंग टू हैव टू वर्क थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स। मतलब इस वर्ल्ड में ना हमको जहाँ पे जो मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, वी हैव टू वर्क थ्रू मल्टीपल, हमें मल्टीपल मतलब नेटवर्क्स के साथ काम करना पड़ेगा, विच विल समटाइम्स ओवरलैप विच इन अदर विद कॉमन मेंबरशिप एंड समटाइम्स बी डिस्टिंक्ट। जो कभी कभी तो मतलब ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे के साथ और कभी कभी अलग अलग भी रहता है, बट दे ऑल सर्व आवर इंटरेस्ट इन डिफरेंट वेज एंड फॉर डिफरेंट पर्पज। लेकिन किसी भी नेटवर्क के साथ हम लोग, किसी भी कंट्री के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं ना, जो तो उसका एक अलग सर्व है, मतलब जो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करता है, अलग तरीके से करता है, अलग अलग पर्पज से करता है। आवर एक्सटर्नल मिनिस्टर्स मीट एनुअली विद हिज रशियन एंड चाइनीज काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है जो जो विदेशों में किसी बड़े पद पे बैठा है उनके साथ, मतलब इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं ना, एक्सटर्नल मिनिस्टर, वो एनुअली साल में एक बार मीट करते हैं। और चाइना के भी करते हैं जो कि RIC होता है, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना है। इंडिया इसमें भी है, ठीक है। ही एड्स ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में होते हैं, इसमें भी इंडिया है। उसके बाद सब्सट्रैक्ट्स बोथ रशिया एंड चाइना, उसको बोलते हैं IBSA, इसमें भी इंडिया है। और उसके बाद फॉर साउथ कॉपरेशन के लिए है ये, ठीक है। एंड रिटेन्स चाइना बट एक्सक्लूड्स रशिया एंड बेसिक। और बेसिक में फिर हम लोग क्या करते हैं, चाइना को रिटेन करते हैं और रशिया को एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन इंडिया इन सभी में है। समझ रहे हो ना इंडिया का रोल कितना है पूरे वर्ल्ड लीडर में। हम उसको कैसे एज ए फ्लोरिशिंग मतलब लीडर तो नहीं मान रहे हैं, शशि थरूर ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन एक रोल प्ले कर रही है इंडिया इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी है। RIC हो गया, ब्रिक्स, IBSA हो गया, बेसिक हो गया, इंडिया हर एक में है, लेकिन बाकी कंट्रीज एक्सक्लूड और इंक्लूड हो रही है फॉर इन्वायरमेंटल नेगोशिएशन। And this is not merely because India's name begins with the most useful element in any acronym, a vowel। इंडिया इसीलिए नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में कि इंडिया एक वॉवल से स्टार्ट होता है, मतलब IAEIOU, आई एक वॉवल है ना, इसीलिए नहीं है, इसीलिए है क्योंकि इंडिया मतलब एक पीसफुल देश है, या मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज अच्छी है। अब अनदर सेट ऑफ पैराडॉक्सिस, दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब स्टाइल नेटवर्किंग रिफ्लेक्ट्स अदर पैराडॉक्सिस ऑफ द वर्ल्ड। इस काइंड का जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना इंडिया का, जो
ये अदर पैराडॉक्सिस भी बताता है वर्ल्ड के। इंडिया बिलोंग्स बोथ टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट विच रिफ्लेक्ट्स इस एक्सपीरियंस ऑफ कलोनियलिज्म। अच्छा, पैराडॉक्स का एक मीनिंग तो मैंने आपको ये बताया कि किसी भविष्यवाणी करना या कोई चीज़ बोलना जो कि ट्रू नहीं है, लेकिन उसको मतलब बोलना कि ऐसा होगा। जैसे शशि थरूर ने अपनी बुक में लिखा था, मतलब इंडिया में ऐसी चीज़ें चलती हैं। और दूसरा क्या होता है ना पैराडॉक्स का मीनिंग, दो दो चीज़ें चलना। जैसे इंडिया में कॉम्युनल राइट्स भी होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे ऐसे त्यौहार हैं मतलब जो कुछ मुस्लिम लोग भी वो उन त्योहारों को मनाते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंडिया में हर चीज़ चलती है, ठीक है। अगर लोगों में डिफरेंसेस हैं तो यूनिटी भी है, मतलब पैरेलली हर चीज़ इंडिया में चलती है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया बिलोंग्स इंडिया बिलोंग्स बोथ टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट विच रिफ्लेक्ट्स इस एक्सपीरियंस ऑफ colonialism। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट मैंने आपको बताया था चली थी 1960, 1900 शायद 52 से 60 के बीच में चली थी। इस पे क्या था ना, तो मैं आपको कोल्ड वार के बारे में बताया। कुछ कंट्रीज़ यूएस के साथ जाती थी, कुछ रशिया के साथ जा रही थी। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी, जिसमें नॉन अलाइंड कंट्रीज थी जो ना रशिया के साथ थी ना यूएस के साथ थी। ये अलग से 120 कंट्री थी। तो इंडिया मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ भी जुड़ा था, जो इंडिया के कलोनियलिज्म को बताता है कि इंडिया में मतलब कलोनियलिज्म का कब्जा हुआ था, ब्रिटेन का कब्जा हुआ था। और एंड द कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज, और डेमोक्रेसी को भी इंडिया बिलोंग करता है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। विच रिफ्लेक्ट्स इज 75 एक्सपीरियंस ऑफ एज ए डेमोक्रेसी, जो उसका 75 ईयर्स का डेमोक्रेसी का मतलब रिफ्लेक्ट करता है। मतलब पैरेलली दोनों काम चल रहे हैं, इंडिया डेमोक्रेसी को भी बिलोंग करती है और नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ भी है, ठीक है। अलॉन्ग साइड विद मैनी कंट्रीज, बहुत कंट्री के साथ इट रेल्स अगेंस्ट इन दी नॉन अलाइंड मूवमेंट। रेल का मतलब होता है क्रिटिसाइज, कंप्लेन। तो which reflects its 75 experience as a democracy alongside many of the countries it rails against in the non-aligned movement। तो मतलब इंडिया मतलब क्या है, क्रिटिसाइज भी करती है नॉन अलाइंड मूवमेंट को, मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ भी है और उसको क्रिटिसाइज भी कर रही है एज द सेम टाइम, ठीक है। इंडिया इज लीडिंग लाइट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यूनियन। इंडिया मतलब एक मेन ट्रेड यूनियन का इंडिया मतलब लीडर टाइप का है ऑफ वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे G75 हो गया, जिसमें ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज़ के करीब है। एंड आल्सो ऑफ द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, और ग्लोबल इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है ना द G20, उसका भी रिसेंटली इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट भी बना, आपको पता होगा। इंडिया प्लेज ए इन्फ्लुएंटर रोल इन बोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया यूनाइटेड स्टेट में भी इन्फ्लुएंसर रोल प्ले करता है, जिसमें 193 मेंबर है। और साउथ एशियन में भी इंडिया अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। वी हैव द ग्रेट एबिलिटी टू बी इन ऑल दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। हमारे अंदर मतलब कैपेबिलिटी है कि हम अच्छा रोल प्ले कर सकें इन सभी नेटवर्क में। परसुइंग द ऑब्जेक्टिव्स विद डिफरेंट पार्टनर्स, अलग अलग देशों के साथ मतलब अपना ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करें। एंड इन ईच फाइंडिंग ए वैलिड पर्पस दैट सूट्स अस, और एक वैलिड पर्पस फाइंड करें जो हमें सूट कर सके। दिस इज़ बाय आई हैव लॉन्ग सजेस्टेड दैट इंडिया हैज़ मूव बियॉन्ड नॉन अलाइनमेंट टू व्हाट आई कॉल्ड मल्टी अलाइनमेंट। तो इसीलिए मतलब शशि थरूर बोलते हैं कि मैं कहता हूँ कि अभी इंडिया मूव कर चुका है नॉन अलाइनमेंट से, और अभी इंडिया मल्टी अलाइनमेंट हो चुका है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ चुका है। तो आई मस्ट एडमिट द फ्रेज डिड नॉट कैच ऑन व्हेन आई फर्स्ट यूज्ड इट। तो आगे वो बोलते हैं कि मतलब ये फ्रेज़ इतना बातचीत में नहीं आया था जब मैंने इसको फर्स्ट यूज़ किया था वर्ल्ड वाइड वेब को 2009 में। मिस्टर जयशंकर हैप्पीली साइड इट, मतलब उन्होंने इसको मतलब बड़े खुशी से बताया। एंड आई वॉज ग्रेशियस इनफ टू क्रेडिट बिफॉर इट वैन ही फर्स्ट यूज इट एंड दी रेसिना डायलॉग, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया। टुडे इंडिया एंड इंडीड मोस्ट कंट्रीज़ कैन टेक अवर सॉवरेनिटी फॉर ग्रांटेड, मतलब आजकल कोई भी कंट्री हो वो इंडिया की सॉवरेनिटी को ग्रांटेड लेती है। एंड वी नो वन वुड थ्रेटन, और कोई भी हमें थ्रेट नहीं कर सकता, हम लोग ये बात जानते हैं। अवर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ एंड नो लॉन्गर समथिंग दैट टू बी फॉट फॉर। अभी जो हमारी स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस है ना, ऑटोनॉमी हो गया इंडिपेंडेंस, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो उसके लिए हमारे साथ लड़ सके। वी आर नाउ इन ए पोजिशन टू ग्रेजुएट from a focus limited to our own sovereign autonomy to exercising a vision of responsibility on the world stage।
तो अब हम इस पोजीशन में है ना, जो हमें हमारा मतलब फोकस लिमिटेड था ना, तो उससे हमें हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं टू ग्रेजुएट, मतलब शिफ्ट होना सॉवरन ऑटोनॉमी की तरफ, मतलब इंडिपेंडेंस की तरफ। सॉवरन मतलब जिसमें कोई भी कंट्री हस्तक्षेप ना करे, उस पोजीशन में हम लोग टू एक्साइजिंग ए विजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी, और मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए वर्ल्ड स्टेज पे, फ्रॉम ए पोस्ट कलोनियल कंसर्न विद सेल्फ प्रोटेक्शन टू ए न्यू रोल participating in the making of global rules and even playing a role in imposing them। मतलब पोस्ट कलोनियल के बाद हम लोग अभी ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं, पूरे ग्लोबल रोल प्ले कर सकते हैं, ग्लोबल रूल बनाने में और उनको इम्पोज करने में, मतलब लागू करने में। दिस सीम्स टू बी व्हाट मिस्टर जयशंकर वाज सजेस्टिंग इन रीसेंट रिमार्क्स। तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है अभी मिस्टर जयशंकर ने। एंड द एवोल्यूशन ऑफ दिस रोल इज़ वेल वर्थ वाचिंग। और इस चीज़ में जो प्रोग्रेस होगी ना, तो उसको देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, मतलब काफ़ी वो अच्छा है देखने में, वेल वर्थ वॉचिंग है। तो ये था यार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब जो इंडिया रोल प्ले करेगा पूरे वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में, उसके रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आपको आराम से यूपीएससी में भी आ सकता है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो यार अगर आपको समझ आया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और हर दिन वीडियो बनाऊंगा। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसीलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया है। आप सबके साथ शेयर करो, ठीक है। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ यार मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, जय हिंद।